हेलो गाइस, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के साथ ही अब आपको एक बेहतरीन श्रृंखला मिलने चल रही है। बीईओ एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज आरंभ हो गया है। आज से हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देने हैं। तो इसके लिए आपको एक दिन पहले क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम पे जाना होगा। हमारा जो टेलीग्राम है इसको सब्सक्राइब करना होगा आपको। टेलीग्राम श्याम आईएएस के नाम से ही है। आप अपना टेलीग्राम, अगर आपके पास मोबाइल में नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए। श्याम आईएएस से जुड़ जाइए और यहाँ पर आपको पर डे 120 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड रहेगा। तो आप एक दिन पहले प्रैक्टिस करिए और अगले दिन आकलन करिए। तो आइए हम लोग आज से शुरू करते हैं इस श्रृंखला को एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय वातावरण में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में। सबसे पहला इसमें आपका यही प्रश्न है कि जो परमाफ्रॉस्ट है ये क्या होते हैं। ये भूमि विज्ञान में जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी में, मिट्टी में, तो इस पर परमाफ्रॉस्ट का अस्थायी तुषार, एक ऐसी धरती कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रह रही हो। इस प्रकार की भूमि में मौजूद जल अक्सर मिट्टी के साथ मिलकर उसे इतने शक्ति से जमा देता है कि मिट्टी सीमेंट या पत्थर जैसी कठोर हो जाती है। ऐसे मिट्टी का अगर खुदाई किया जाए तो एक पत्थर की चट्टान की तरह जो है टूटती है। तो ये जो भारत का पूर्वोत्तर भारत का भाग है वहाँ पर इस तरह की मिट्टी जो लेटराइट मृदा का क्षेत्र है उसमें मिल सकता है। हालांकि ये दलदली क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी। तो शब्द से एक परमाफ्रॉस्ट, तो अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय वातावरण में, अंटार्कटिका में, उत्तरी अमेरिका में, साइबेरिया में, ग्रीनलैंड में। तो प्रश्न का जो आपका आंसर है ये देखिए, जो उत्तरी अमेरिका एवं साइबेरिया का जो क्षेत्र है, यानी जो उत्तरी ध्रुवी का क्षेत्र है, उस उत्तरी ध्रुवी क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा आपको मिलती है जो कि एकदम कठोर मिट्टी है। तो इसका जो टेम्परेचर है जल के तापमान से क्या है, कम होता है। इसके जमाव से इतनी कठोर हो जाती है कि जो है सीमेंट की तरह जम जाती है। जैसे सीमेंट अगर सेट हो जाए तो उसको तोड़ना बहुत कठिन होता है, बस ये होता है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान मौसम, पहला विकल्प है आपका, मौसम प्रायः साफ एवं शुष्क रहता है। हवाएं मध्य एशिया से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। हवाएं निम्न वायु दबाव से उच्च दबाव की ओर प्रवाहित होती हैं। तो देखिए, जो हवाएं हैं इस समय दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान, तो ये हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। इसका कारण क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 21 मार्च के बाद जो सूर्य का ऊर्ध्वाधर प्रकाश है यह विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ता है। इतनी उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ने से हिंद महासागर के उत्तर में अगर हम लोग चले तो एशिया महाद्वीप का स्थलीय भूभाग मौजूद है। और जो स्थलीय क्षेत्र होते हैं वो जल क्षेत्र की सापेक्ष ज़्यादा गर्म होने के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। इसके वजह से जो महासागरीय भाग से हवाएं हैं वो महाद्वीप की ओर चलती हैं। आप देखेंगे कि इसी ग्रीष्मकालीन मौसम में भारत में मानसून का आगमन होता है और इसमें भारत में वर्षा हो भी रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बोरियल वन का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो बोरियल वन जो कि जिसे हम लोग शंकुधारी वन के रूप में भी जानते हैं, और तो जैसे गेहूं है, वन्य उत्पाद है, नींबू है, प्राकृतिक रबर है।
तो ये शंकुधारी वन जैसा कि आप जानते हैं कि कहाँ मिलते हैं, हम लोगों को जो ध्रुवीय क्षेत्र का क्षेत्र है जो कि टैगा और टुंड्रा का क्षेत्र है, तो वहाँ पर इस तरह के जो है वृक्ष हमको मिल सकते हैं, जिसमें स्प्रूस है, पाइन है, रेडवुड है, फर है। ठीक, तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग जो वन्य उत्पाद हैं ये बोरियल क्षेत्र में आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है। परमाफ्रॉस्ट की गहनता को बढ़ाता है। परमाफ्रॉस्ट जून का धीरे धीरे द्वीप की ओर खिसकना। परमाफ्रॉस्ट को जानवरों से बचाना। तापीय अपरदन को प्रेरित करना। ये कि मृदा पर जो है मानव का जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारी गतिविधियों का, तो इसमें होता है कि जो तापीय अपरदन है वो और तेजी से बढ़ता है। तो जो मानव परमाफ्रॉस्ट का जो प्रभाव है तापीय अपरदन को प्रेरित करता है, और इस प्रकार की मिट्टी जो है प्रायः अत्यधिक कम तापमान वाले क्षेत्रों में, जैसे साइबेरिया का क्षेत्र, आपका ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, लद्दाख, तिब्बत में पाया जाता है। तो इसकी जो गतिविधि क्या होगा, तापीय अपरदन को प्रेरित करता है। आगे अगले विकल्प चलते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है आपका। उत्तर प्रदेश किस फसल का प्रमुख उत्पादक है या उत्पादन करता है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा। बहुत ईजी सा प्रश्न है, आप आंसर आसानी से दे लेंगे। तो हम जानते हैं कि गेहूँ के उत्पादन के उत्तर प्रदेश जाना जाता है। हमारे यहाँ चावल का उत्पादन व्यापक स्तर पे हालांकि होता है, लेकिन चावल के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल स्थित अच्छी स्थिति में है, मक्का में कर्नाटक है, बाजरे की स्थिति में भी कर्नाटक आता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम प्रयागराज कर दिया गया है? तो भी जो करंट इशू का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। तो जो जिलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस तरह के नाम परिवर्तन के जो प्रश्न हैं, ये भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। तो ये हमने जो शामिल किया है प्रयागराज को लेकर के ही, तो एक उदाहरण के तौर पर है। ये जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाए, लेकिन इस तरह के प्रश्न रहेंगे। आप जान रहे हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। हाँ, जनसंख्या से रिलेटेड हालांकि जैसे जो उत्तर प्रदेश PCS प्रीलिम्स 2019 रहा, उसमें जनसंख्या के प्रश्न न के बराबर पूछे गए, मतलब नहीं ही पूछे गए, नाम मात्र के प्रश्न हैं, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं कि जनसंख्या का गणितीय घनत्व क्या होता है। संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, संपूर्ण ग्रामीण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण कृषि भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात, संपूर्ण भूमि और कुल ग्रामीण जनसंख्या के बीच का अनुपात। तो अगर इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर है, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के अनुपात को हम लोग जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। यानी जनसंख्या जो घनत्व है, तो जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से जनसंख्या का विभाजन कर देते हैं, तो जनघनत्व तो निकल जाता है। जैसे कि आप जानने के जनघनत्व में सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ये बड़ी जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं। आइए आगे चलते हैं। एक कंसेप्ट से प्रश्न को रिलेटेड था, तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे बनते रहते हैं। लेकिन अब हिस्ट्री के कुछ प्रश्न आ गए हैं। जैसे कि इनमें से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय इस हालांकि इन विकल्पों के आधार पर देखा जाए तो जो आर्य समाज है ये इससे संबंधित अपनी आवाज़ उठाता है। तो हिंदू सुधार आंदोलन के तहत जो है दयानंद जो सरस्वती हैं, जिनको आप जानते हैं कि 1875 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इस आर्य समाज ने हिंदू सुधार आंदोलन के तहत जो है इस तरह के कार्य किए। और बाद में जो कि सत्यशोधक समाज 1873 में जिसका गठन ज्योतिबा फूले ने किया था, तो उसने भी जो है काफ़ी व्यापक स्तर पे इस तरह के आंदोलन उस समय चलाए थे। छुआछूत के लेकर के पूजा कर्मकांडों का विरोध जो है व्यापक स्तर पर किया। और अब जैसे कि जान रहे हैं कि ज्योतिबा फूले का जो योगदान है मूल रूप से वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और उनकी पत्नी का भी योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है, जिन्हें हम लोग प्रथम शिक्षिका मानते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग।
भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ, हम लोग किसी भी विषय के चलें तो हमें किसी भी रूढ़ बाध्यताओं में नहीं फंसना है, हमें आयोग को कंसंट्रेट करना है। क्या आयोग किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है उसके रिगार्डिंग हमको काम करना है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? अगस्टस हिक्की, चार्ल्स मेटकॉफ, मैकग्रेथ, डिज़रेली। तो बता दें आपको कि इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो जो 1823 के जो कुत्सिक अधिनियम जो उसमें रद्द कर दिया गया था, फिर बाद में 1835 में एक प्रेस अधिनियम बनाया गया था। उसी के समय में चार्ल्स मेटकॉफ जो उसमें जो गवर्नर थे, चार्ल्स मेटकॉफ, इन्हें जो है हम लोग भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता मानते हैं। क्या मानते हैं? भारतीय प्रेस स्वतंत्रता का प्रणेता मानते हैं। किसको मानते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। तो 1835 के प्रेस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो है भारत में प्रकाशक या मुद्रक केवल प्रकाशन के स्थान को निश्चित सूचना ही सरकार को देनी थी और आसानी से अपना कार्य कर सकता था, जबकि जो 1856 तक यह नियम चलता रहा। बाद में 1856 में जो है इसे स्वतंत्रता दी गई। किसके समय में? चार्ल्स मेटकॉफ के समय में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कि हमारा हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। प्रश्न कर रहा है कि 10 दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? होम रूल पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर, प्रशासन में भारतीयों की उचित भागीदारी। जैसा कि आप इतिहास अगर पढ़े होंगे तो 1929 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रहा जो कि लाहौर में हुआ और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की। और जानते हैं आप कि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका? पूर्ण स्वराज। 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथियों ने, किसान सभा ने। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बारदोली सत्याग्रह जो उसमें चला, हालांकि नमक सत्याग्रह अलग है, लेकिन जो बारदोली सत्याग्रह था 1928 में गुजरात में एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी समय उनको सरदार की उपाधि भी दी जाती है। और यह सत्याग्रह सफल रहा। तो जिसमें आप पढ़े होंगे कि महिलाएं जो है इसी आंदोलन में इनको सरदार की उपाधि, हालांकि इनको गांधी के अनुयायी के तौर पर माना जाता है क्योंकि सत्याग्रह जो है भारत में महात्मा गांधी की ही देन है। सत्याग्रह के लिए आग्रह करना और अपने आप को कष्ट देना, ना कि सामने वाले को। तो इसमें जैसे भूख हड़ताल करना, आज भी हम लोग इस तरह का आंदोलन करते रहते हैं। तो यह मेंस में जो है इस तरह का आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है सत्याग्रह। जैसा कि भी पीसीएस 2019 का मेंस संभावित है, कब होगा देखा जाएगा, दिया जाएगा, देखा ही नहीं, देना भी है। तो उसके लिए भी इस तरह के जो है चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं। आगे चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? बरकतउल्लाह, लाला हरदयाल, भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो गदर पार्टी के बारे में आपने खूब पढ़ा होगा, जो उसमें एक राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन रहे हैं। तो ये भी जो है अंग्रेज स्वतंत्रता दिलाने हेतु तो इसका गठन किया गया था। तो इस पार्टी को अमेरिका और कनाडा में भारतीयों ने 25 जून 1913 में बनाया था। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकलता था जो कि उर्दू और पंजाबी में छपता था। और ये जो है 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। जैसे आपका देख रहे हैं विकल्प डी में दिया हुआ है लाला लाजपत राय। रामचंद्र और बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया था। और लेकिन
प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो आप बताइएगा आप कब बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू जिनका जैसे कि 14 नवंबर को जन्म माना जाता है और 1889 से और 27 मई 1964 इनका जो जीवन काल रहा है, तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता भी रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भी अग्रणी नेताओं में से एक रहे हैं। तो 1947 में देखिए, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो 1964 तक के दौर है, तो पहली बार इनको जो है अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन के समय। तो जैसे विकल्प आपका पहला है 1929, 1927, 1921, 1932। तो 1929 में, जिसमें आपने अब ये पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, यूपी कमीशन इसे कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो ये इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है आपका 1929 में। कब किया गया था? 1929 में। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगला विकल्प कर रहा है, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन थे? पहला है एम.जी. रानाडे, दूसरा महात्मा गांधी, और तीसरा राम मनोहर लोहिया, और चौथा एनी बेसेंट। तो ये हैं कौन? राम मनोहर लोहिया जी। तो जो कि समाजवाद के एक जोरदार प्रणेता के रूप में माने जाते हैं, और आप जानते हैं कि समाजवादी दल का गठन करना और भारत में समाजवाद का एक व्यापक आंदोलन के तौर पर चलाना इनके जीवन का अग्रणी कार्य रहा है। आइए आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, लेकिन में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इंदिरा बिंदु, शास्त्री बिंदु, मोदी बिंदु और राम बिंदु। तो आप जान रहे हैं कि इंदिरा बिंदु, या जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? रोजबुड के लिए, साल के लिए, सुंदरी के लिए, शीशम के लिए। तो ये जो है सुंदरी वनस्पतियाँ, जो कि सदाबहार वनस्पतियाँ हैं, और इन्हीं वनस्पतियों के नाम पर भी इसका सुंदरबन पड़ा है। और ये माइक्रो वनस्पति है। तो माइक्रो वनस्पतियों के तने होते हैं, वो आपस में गूथे इस प्रकार से होते हैं कि एक बार अगर कोई बड़ी जलराशि जैसे कि सुनामी अगर इसे टकराए तो उसके भी सहन करने की क्षमता रखती हैं। और साथ ही साथ ये वनस्पतियाँ जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र होते हैं उसमें मौजूद मृदा का अपरदन होने से बचाने का भी कार्य करते हैं, इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। आइए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़ों का निर्माण, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन, मेन इंडियाज फ्रांस। तो जो मिसिसिपी मुहाने का संकुचन है, यह भू संतुलन का प्रमुख उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार विशाल भू संरचना जैसे कि ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, पठार, मैदान, ये सब आदि संतुलन अवस्था में रहते हैं। जैसे कि आप जाने हैं कि जो, हालांकि विकल्प इसका क्या होगा? सी होगा। तो जो मिसिसिपी का डेल्टा है पूरी विश्व में पंजाकार डेल्टा के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग किस रूप में जाने? पंजाकार डेल्टा के रूप में। और ये क्वेश्चन भी हम लोगों से कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? 406 मीटर, 316 मीटर, 226 मीटर, 186 मीटर। भाखड़ा नागल बांध जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम भी है, और यह सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश और जो पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में ही है। और हिमाचल प्रदेश का जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बिलासपुर। तो भारत का जो सबसे ऊंचा डैम है वो टिहरी है, जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है।
और ये दूसरा सबसे ऊंचा डैम भारत का है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कितना है? 226 मीटर। तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग आपका 226 मीटर सही होगा। हाँ, ध्यान रहे टिहरी की ऊंचाई 261 मीटर है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? माउंट फ्यूजियामा, माउंट सेंट हेलेंस, कारकोचुबा, माउंट किलिमंजारो। कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होता है? अर्थात जो प्लेटों के किनारों पर नहीं होता है, प्लेटों के किनारों पर नहीं होता है। तो इसमें जो माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो अगर आप देखिए तो जो कि अफ्रीका में केन्या के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। और इसमें आप यह भी देख रहे हैं कि यह जो है तटवर्ती क्षेत्र में नहीं है, और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर भी है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर भी है। तो यह जो है यहाँ पर समानांतर प्लेटों का होना और ज्वालामुखी पर्वत का होना, तो ये एक विशाल स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो 1 मिलियन साल पहले गठित होना शुरू हुआ था, और यह लावा रिफ्ट घाटी से बहना शुरू हुआ। तो यहाँ पर भ्रंश घाटियाँ पाई जाती हैं। भ्रंश घाटियाँ यानी समानांतर प्रकार के प्लेटों का पाया जाना, और उनके भ्रंशन की क्रिया के कारण यहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो इस तरह से निर्मित हुई है आपकी ये माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है सवाना, टैगा, चपारल, टुंड्रा। तो ये पर्यावरण से आपका है, तो आप बताइएगा, हम क्या बताएं आपसे। सवाना एक घास है, टैगा भी, टुंड्रा भी, चपारल भी। तो इसमें जो टुंड्रा है, जो कि शंकुधारी वनस्पतियाँ सबसे छोटी होती हैं, जो कि ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो टुंड्रा शब्द के साथ फिनिश भाषा का से आया हुआ है, और इसका अर्थ ऊंची भूमि या वृक्षविहीन पर्वतीय रास्ता होता है। टुंड्रा प्रदेश 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा और आर्कटिक टुंड्रा। आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक टुंड्रा जो कि दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है, और आर्कटिक टुंड्रा जो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो इन प्रदेशों की जो इन क्षेत्रों में जो वनस्पतियां हैं टुंड्रा प्रकार की, बौनी झाड़ीनुमा होती हैं और दलदली होती हैं, दलदली पौधे होती हैं, घास, काई, लाइकेन से मिलकर बनी होती है। तो ये सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है। जीरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है टुंड्रा एवं टैगा वनों में। तो 21 का ध्यान सुनिएगा। टुंड्रा एवं टैगा वनों में, मध्य अक्षांशों में, भूमध्य सागरीय वनों में, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में, सवाना एवं उष्ण वर्षा वाले वनों में। तो ये जो है, जो घास के मैदान एवं मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर ये जीरोफाइट पाए जाते हैं। तो शुष्क परिस्थितियों में उगने वाले पादपों को मरुद्भिद पादप कहते हैं, जिन्हें हम लोग जीरोफाइट शब्द, दो ग्रीक शब्दों से मिलकर, जो ग्रीक भाषा का शब्द है जीरोफाइट, इन्हें हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद। तो ये घास के कुछ मैदानी क्षेत्रों में, और अक्सर ये जो है हम लोगों को जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी भी 3 श्रेणियाँ होती हैं, अल्पकालिक पादप, गूदेदार मांसल पादप और अमांसल पादप। तो इस प्रकार की जो वनस्पतियां हैं हमको रेगिस्तान के शुष्क क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, या कम मात्रा में मिलती हैं। लेकिन यहाँ बिरल पादप जो है, जहाँ ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं ये सब, क्योंकि इन क्षेत्रों में और चीज़ें नहीं है। मरुद्भिद के कुछ उदाहरण जैसे आप जानते होंगे, सुने होंगे या पढ़ा होगा आपने, जैसे कि नागफनी आप जानते हैं, और यूफोर्बिया है, कासिया है, कजुराइना है। ये सभी क्षेत्र जो है आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, कौन, ये सब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, कौन सा बायोम प्रायः मरुस्थलीकरण का कारण है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, भूमध्य सागरीय वन, पर्वत, बोरियल
वन। तो अभी जस्ट हम लोगों ने ज्योग्राफी में जब आप चलेंगे वहाँ देखेंगे कि जो समाना प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं ये मर्सली जो है कारण बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो अच्छी कृषि हो पाती है और ना ही तो वन संपदा यहाँ पर ज़्यादा विकसित हो पाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? अगला प्रश्न आपसे कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो आप जान रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे इजी क्वेश्चन। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन की जहाँ तक बात है तो आप जानते हैं कि इसमें सिर्फ 2 सदस्यों को मनोनीत करने का भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है। लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो देखिए, अमूमन जो नियुक्ति का काम है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य निर्वाचन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है आपका। ये किस अनुच्छेद में, ये जान लीजिए। अनुच्छेद 70 आपसे पूछ सकता है। इसमें क्या पाबंद है कि अगर भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं भारत देश में तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश के हाथ होता है, क्योंकि यह पद खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान इस तरह का उपबंध करता है। निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य का विधानमंडलीय द्विसदनी है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो द्विसदनी जो इसमें 2 सदनी जो विधानसभाएं हैं वो इस समय हमारे पास कितनी हैं? हमारे देश में 7 हैं। उनको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना। तो जम्मू कश्मीर हालांकि केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो लेकिन उसने विधानसभा का ज्यों का त्यों रखा हुआ है, तो इसलिए वो उसकी भी संख्या काउंट हो जाएगी। तो इसमें कुल कितने हैं? 7 हैं। तो इसमें देखिए कोई विकल्प में मिला आपको? कोई मिला कि नहीं मिला? तो आपको तमिलनाडु मिला ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तो क्या बिहार में 2 सदन है? बिहार में भी है। अभी सॉरी माफ़ करिएगा, तमिलनाडु में भी लागू नहीं हुआ है। फिर से देख लीजिए, काउंट कर लेते हैं फिर से। आंध्र प्रदेश में हुआ है, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, तेलंगाना में। तो बिहार आपके विकल्प में दिया हुआ है। तमिलनाडु में भावी संभावित है, अभी कब होगा पता नहीं। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, स्विट्जरलैंड के, कनाडा के। तो आप बताइए, ये प्रश्न को इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। आपसे अमूमन पूछा जाता है कि संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है। तो अब ये तुलना करके जो क्वेश्चन का शब्दावली बदल दिया, क्वेश्चन वही है। भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है, किसके समान है? या फिर मैं इसी को सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लूँ कि भारतीय संघ जो संघीय प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो आप रटे होंगे, फट से बता देंगे। तो इससे शब्दावलियाँ बदलने से थोड़ा सा दिमाग आपका डाइवर्जन होता है, तो आयोग का ये प्रयास रहता है। इस तरह के भी प्रश्न आप समझते हैं। तो ये जो है क्या है? कनाडा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो आप जान रहे हैं 5, 6, 9, 8। तो प्रेजेंट टाइम में आपसे क्या बताना, तो इसमें बता दीजिए आप लोग कितनी है, कितनी भाई? चले नाम गिनाता हूँ आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख।
तो इस समय कुल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का डिवीज़न हुआ तो उसको 2 पार्टों में केंद्र शासित प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो पहले 7 थे ऑलरेडी आपके, अब 9 हो गए। तो भारत में इसमें 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी देवनागरी, उर्दू पारसी, अंग्रेजी। भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। देखिए इसमें संविधान में इस तरह के प्रावधान नहीं है। आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या मानेंगे? अंग्रेजी। आगे चलते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आप ही बताएंगे भाई किसके द्वारा? तो सब लोग जानते होंगे अमूमन कि ये जो है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? 2004 में, 1999 में, 2005 में, 2009 में। तो आरटीआई का जो प्रावधान है बार बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यह आरटीआई अधिनियम 2005, आरटीआई अधिनियम 2005। तो यह कब पारित हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को ये पारित हुआ और 15 जून 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक, इसका क्या प्रावधान था? भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लाना, जैसे किसी विभाग से, सरकारी अधिकारी से, किसी से भी हम आरटीआई के तहत सूचना मांग सकते हैं, जान सकते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग है एक विधिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, अधिनियमित संस्था, संवैधानिक संस्था। इस तरह के प्रश्न बड़े विवादित रहे हैं, तो आप बता दीजिए भाई किसका इसका प्रावधान है? तो इसका प्रावधान भारत के संविधान में है, इसलिए कैसी संस्था है? यह एक संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी यानी अदर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से। बताइएगा जल्दी से। तो ये जो है 93वें संविधान संशोधन जो कि 2005 में हुआ था, यह शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षा विकास का। तो ट्राइसेम स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धन ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर क्या लगा सकते हैं? ग्रामीण विकास का। तो ये शुरुआत कब हुआ था? 15 अगस्त 1979 में। इसके अंतर्गत गांव में 18 से 35 आयु वर्ग के जो गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की युवा हैं, इनके लिए कुछ प्रशिक्षण देना जिससे अपने स्वरोजगार ये हासिल कर सकें। अगला क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स की और नॉक्स की, एडम स्मिथ की, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत वेगनर नॉक्स और नॉक्स जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं, इनकी जो है थ्योरी रही है। ये गरीबी को गरीबी का ही कारण मानते हैं, मतलब गरीबी ही गरीबी का कारण है। ये दुष्चक्र का जो पहिया है, गरीबी जब रहती है तो व्यक्ति का बचत नहीं होती, आय नहीं है। जब बचत नहीं है तो उसके पास पूंजी नहीं होगी तो वो निवेश नहीं करेगा, निवेश नहीं होगा तो उससे प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका फिर बचत नहीं, उपभोग नहीं बढ़ेगा, बचत नहीं बढ़ेगा, तो फिर वो इसी गरीबी में ही बांधे रखती है। तो आय को अगर बढ़ा दिया जाए इस व्यक्ति का,
तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, कहीं से भी इसको तोड़ दिया जाए तो आय बढ़ेगी कैसे, रोजगार देने से। तो ये इनकी थ्योरी काफ़ी जो है प्रसिद्ध रही है। तो हालांकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन कभी कभार जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं वो तो पूछे ही जाते हैं। भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है उदारीकरण पर, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त में से सभी। जैसा आप जान रहे हैं कि 1991-92 का जो दौर है भारत का, और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एलपीजी के रूप में हम लोग जानते हैं इसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों व्यवस्था को जो है इसमें हम लोगों ने शामिल किया, और इसी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए। आइए इन्वेस्ट करिए, कंपनी में अपना प्लांट लगाइए, भारत में उत्पादन करिए, भारत के बाजार में बेचिए। तो ये जो है इसके पहले हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में जानते थे। तो एलपीजी याद रखना है आपको, 1991। एल माने लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी माने निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और एल जी यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो एलपीजी कब आया, 1991 में। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई थी? इकोनॉमिक्स के बेसिक से सवाल हैं ये। मार्च 1942 में, मई 1946 में, अप्रैल 1948 में, जून 1952 में। तो ये जो ये स्कीम है फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी, फिर रिवाइज कर लेते हैं। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? मार्च 1942 में, मई 1946 में, अप्रैल 1948 में, जून 1952 में। तो ये जो स्कीम है 6 अप्रैल 1948 को सबसे पहले आई थी भारत में, जिसे हम लोग फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रूप में जानते हैं। और यह आज़ादी के बाद की पहली है, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी की विचारधारा को इसने स्वीकार किया था। वहीं से हम लोग मान लेते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था के उत्पादन की जो प्रणाली है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे है? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम घरेलू बचत प्राप्त होती है? सार्वजनिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो जो सबसे घरेलू क्षेत्र है इसमें अधिकतम घरेलू बचत प्राप्त होती है हम लोगों को। इनमें से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? इस तरह से क्वेश्चन हालांकि ट्रेडिशनल है, हालांकि शामिल कर लिया है हमने, क्योंकि बीईओ का एग्ज़ाम है आपका, इसमें पूछा जा सकता है। तो 1946 से 1950, 51 से 56, 52 से 57, 53 से 58। तो ये जो है आपका है 1951 से 56। कब? 1951 से 56। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित 3 बातों को शामिल किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न है आपका, मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है। तो मानव विकास सूचकांक जिसमें हम लोग इसकी व्याख्या हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोग 3 चीज़ों को शामिल करते हैं, जीवन प्रत्याशा को, दीर्घजीवी एवं स्वास्थ्य जीवन, विद्यालय शिक्षा के मध्य वर्ष, साक्षरता दर, मासिक प्रति व्यक्ति आय, इन सबको हम लोग शामिल करते हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो प्रयुक्त सभी विकल्प होंगे आपका, जैसे कार्य जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, प्रयुक्त सभी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1953 में, 1956 में, 1954 में, 1958 में। तो भारतीय जीवन बीमा की जो स्थापना है यह 19 जनवरी 1956 को केंद्र सरकार ने समस्त 245 भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में ले लिया, और 1 सितंबर 1956 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसका गठन हुआ भारतीय बीमा निगम। तो इसमें 5 करोड़ रुपए पूंजी के साथ इसका गठन हुआ था, और बाद में से 200 करोड़ रुपए पूंजी तक इसकी बढ़ाई गई। तो ये जन सब जान रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा काफ़ी बीमा क्षेत्र का अग्रणी, क्योंकि इतनी
कंपनियों को शामिल करके इसको बनाया गया है। आइए आगे चलते हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। दिसंबर 2014 में, जनवरी 2015 में, अक्टूबर 2016 में, मई 2017 में। चलिए, इसके अध्यक्ष को आपको बताना है, मैं अध्यक्ष नहीं बता रहा हूँ। अध्यक्ष को आप क्या करेंगे, हमें मैसेज करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में अध्यक्ष के बारे में बताएंगे। फिलहाल मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। तो दिसंबर 2014 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। 2015 से 2020 तक की इसकी जो है सिफारिश लागू हो चुकी है और अब 16वें वित्त आयोग की गठन की बात चल रही है। तो 16वां वित्त आयोग भी गठन हो जाएगा। 15वां भी गठित हो चुका है। तो ये इससे पहले का है, तो 14वें का कौन रहा है, 15वां का कौन रहा, ये दोनों का जानकारी हम आपको आप लोग देंगे इसके अध्यक्ष के बारे में। बाकी हम अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जब आएंगे तो उसके और व्याख्या कर देंगे। आइए अगले चलते हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? आरबीआई, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसकी अगर बात किया जाए तो जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है, जो कि एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 की गई थी, इसके अध्यक्षता में, जिसके अध्यक्ष श्री रंगराजन बने थे, इसके अध्यक्षता में ग्रामीण विकास अवस्थापना कोष की स्थापना की गई थी, जो कि किस मंत्रालय के अधीन? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये जो नाबार्ड के तहत किया गया था। किसके तहत किया गया था? नाबार्ड के तहत। नाबार्ड जैसे कि आप जाने को 1982 में इसका गठन हुआ और ग्रामीण विकास और संरचना के विकास के लिए, ग्रामीण कृषि के विकास और ग्रामीण संरचना विकास दोनों के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्था। तो इसी के तहत जो है इस कोष की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो अभी जस्ट हमने बताया आपको कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना है, ये जो है कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 2006 को। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की गवर्नर के कार्यकाल की अवधि कितने साल की होती है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो कार्यकाल की अवधि है, यह कितने वर्ष की होती है? या 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? तो इसकी जो अवधि है यह 3 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की। अगला क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या होगा? तो ये इसका आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घटता है। और जल से जब बर्फ बनता है तब बढ़ता है, ध्यान रहे। इसलिए अगर जो टैंकर है उसमें स्पेस भी रखा जाता है। हाई स्कूल का सवाल है आपका। भारी निकट में से कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, बलुआ की तरह। इजी सवाल है भाई। कोयला में कार्बन, कोयला से बना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से बना हीरा, हीरा आपका सबसे शुद्ध कार्बन माना जाता है। तो बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं होता है। भारी जल एक शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। भारी जल एक शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, ईंधन है। तो इसमें देखा जाए जैसे, तो ये जो है क्या करता है, जो रिएक्टर होते हैं, जो परमाणु रिएक्टर जिसमें हम लोग टरबाइन लगाते हैं विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, तो इसमें भारी जल का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में करते हैं? मंदक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता, सोडियम। क्वेश्चन कर रहा है आपसे
निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटे जा सकते? क्या आप चांदी को काट पाएंगे? हमको तो नहीं लगता काट पाएंगे। एल्युमिनियम को भी बड़ा मुश्किल है, जस्ता भी मुश्किल है। आसान सा सवाल है, सोडियम को काटा जा सकता है। वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन, अंतः शोषण, वही पराशरण, बिंदु श्रावण। ये जो है अंतः शोषण है, और जल को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं, और लकड़ी क्या हो जाती है? फूल जाती है। पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादपों के द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, अवक्षेपण, बहना, वाष्पोत्सर्जन। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। जो वनस्पतियाँ भूमि से जल अवशोषित करके जल का क्या करती हैं? उत्सर्जन करती हैं, जिससे उनकी तने और पत्ते सूखने ना पाए। इसे हम क्या बोलते हैं? जल परिवर्धन। आइए आगे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। तो क्या है भाई विटामिन सी का? तो ये है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अरक्तता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है? एवं B1, B6 एवं B12 एवं D, E एवं K। तो ये जो है विटामिन B6 और विटामिन B12 के कमी के कारण होता है क्या? अरक्तता। तो B6 का स्रोत क्या है भाई? खमीर है, चावल है, मटर है, गेहूं है, मछली के अंडे हैं, मछली है, अंडे की जर्दी है। और B12 का क्या है? ये है अंडे, मांस और तथा मछलियाँ। आगे चलते हैं। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं स्टार्च का, प्रोटीन का, वसा का, आवश्यक अमीनो अम्ल का। इलायोप्लास्ट तो ये क्या है? एक प्रकार का यह ल्यूकोप्लास्ट है जो पौधों में लिपिड भंडारण के लिए विशेष रूप में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये जो है वसा का संचय करता है। किसमें? वनस्पति में। इनमें से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है? यकृत को, तिल्ली को, अस्थिमज्जा को, आंत। तो तिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? तिल्ली को हम लोग बोलते हैं इसका कब्रगाह। किसका? RBCs का। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? VBC, ओरेकल, जावा। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आ गया भाई। तो ये जो है क्या है? इसमें है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर को, माउस को, कीबोर्ड को, CPU को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग CPU को बोलते हैं। TCP का अर्थ क्या होता है? टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। .html एक उदाहरण है डोमेन का, डेटाबेस का, प्रोटोकॉल का, फाइल एक्सटेंशन का। तो ये किसका उदाहरण है भाई? ये है फाइल एक्सटेंशन का। किसका उदाहरण है ये? फाइल एक्सटेंशन का। सामान्यतः www पेजेज विकसित होते हैं URL, HTML, IRS, FTP। तो ये जो है कहाँ विकसित है? HTML पे। एक निब्बल बराबर कितने बिट्स का होता है? 2, 4, 6, 8। ये जो है होता है कितना? 4। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? आगत है, यानी इनपुट है, आउटपुट है, नेटवर्किंग है, टेली
नेट है। तो ये जो है क्या है, ये है नेटवर्किंग। राउटर क्या है, नेटवर्किंग। कंप्यूटर वायरस प्रभावित करता है सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, कंप्यूटर भाषा को, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी है? आमाशय में दूध का जमना, दही बनाना, अचार बनाना, प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो क्या है, दही बनाना से जैव प्रौद्योगिकी अवक्रिया है। चिपको आंदोलन संबंधित है प्रोजेक्ट टाइगर से, पौध प्रजनन से, वन संरक्षण से, उत्तक संवर्धन से। तो चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में शुरू हुआ, ये किसे है, वन संरक्षण से। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया। तो ये जो है, जिसमें सुंदरलाल बहुड़ा काफ़ी इसके प्रसिद्ध आंदोलनकारी भी रहे हैं। तो ये वनस्पतियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपयुक्त सभी सही है। तो क्या है, तो इसमें भाई सब सही है। अच्छे संघनन केंद्र भी होते हैं, जल का अवशोषण भी करते हैं, और इनके गिर्द ठंडा हवा होने से संघनन की प्रक्रिया भी होती है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि को पश्चिम से पूरब पार करता है, तो पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है, आधा दिन घट जाए। तो आधा दिन में परिवर्तन नहीं मित्र, तो इसमें एक दिन का पूरा परिवर्तन होता है। और यह परिवर्तन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो आप जान रहे हैं, शतरंज, मुक्केबाजी, गोल्फ, कुश्ती। तो जीव मिल्खा सिंह ये गोल्फ से खिलाड़ी हैं। और जो मिल्खा सिंह हैं वो किसे, वो जाने माने धावक हैं भारत के। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थार्थियों के लिए एक अतिथि गृह। क्या था ये? तो ये खैराती अस्पताल हुआ करता था। किसने बनाया था? फिरोज तुगलक। दार उल सफा क्या था ये? खैराती अस्पताल। किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2014, 26 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। तो आप जाने हैं कि 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, जो कि भारत सरकार के कैबिनेट के लिए गए निर्णय के आधार पर। वित्त विधेयक वह विधेयक है, पहला विकल्प, भारत की संचित निधि में से व्यय का प्राधिकार देता है, भारत की आकस्मिकता निधि से व्यय का प्राधिकार देता है, अनुवर्ती वित्त वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय प्रस्तावों को लागू करता है, सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का प्राधिकार देता है। तो इस क्वेश्चन का जो देखा जाएगा, तो ये जो वित्त विधेयक है सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि को उपयोग करने का क्या करता है? अधिकार प्रदान करता है। तो भारत की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किन सरकार को जिन करों को लगाने और उन दरों में परिवर्तन करने का अधिकार है, उन्हीं को वित्त विधेयक में शामिल किया जाता है। और इसका डिसाइड कौन करता है? राज्यसभा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर हो, घरेलू मुद्रा की मांग अधिकतम हो, घरेलू मुद्रा की मांग न्यूनतम होती है, घरेलू मुद्रा की मांग और साथ ही उसकी आपूर्ति अधिकतम होती है। तो व्यापार शेष जिसे हम लोग बोलते हैं, ये किस अवस्था का है? तो जब घरेलू मुद्रा की मांग और उसकी जब आपूर्ति बराबर होती है, तब इसे हम लोग भुगतान संतुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन की स्थिति बोलते हैं। वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसकी अध्यक्षता में बनाया गया था, किसकी अध्यक्षता में? वाई वी रेड्डी
बी मोइली, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वी सुब्रमण्यम। तो ये जो है जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC जिसे हम लोग बोलते हैं, ये लोक प्रशासन को अधिक कारगर बनाने के लिए सुझाव देने हेतु 5 जनवरी 1966 को इसका गठन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है वीरप्पा मोइली जी ने किया था। किसने? वी मोइली यानी वीरप्पा मोइली ने किया था। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, जिसका नाम क्या था? रहीम, रामानंद, नीमा, चैतन्य। क्या नाम था? तो नीमा और नीरू आप नाम जानते ही होंगे। तो नीमा ने किया था। किसने किया था? नीमा नामक जुलाहे ने। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ था? बलिदान, बैल, आनुवांशिक, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। यहाँ बलि जो है वो बलि नहीं था जैसे आज पशुओं को बलि जो है इनको चढ़ा दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस बलि से तात्पर्य जो है भेंट से हुआ करता था, प्रजा द्वारा जो शासक को दिया जाता था उसको हम लोग बोलते थे बलि। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी। तो ये जो है जो सातवाहन जो कि दक्षिणी भारत का राजवंश रहा है, तो इसमें एक बहुत प्रतापी राजा हुआ था जिसे हम लोग गौतमी पुत्र सातकर्णी के नाम से जानते हैं। तो गौतमी जो कि इसके माता का नाम था, जिसने अपनी माँ का नाम अपने से जुड़ा और इसने एक ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में, महावंश में, दीघ निकाय में, महावाग में। तो ये जो है जो अंगुत्तर निकाय है इसमें इसका साक्ष्य मिलता है। किसका? 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया। बताइएगा, भारत में किस शासक ने सर्वप्रथम इक्ता प्रथा व्यवस्था आरंभ की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया। तो किसने किया था भाई? आप लोग इसका आंसर जानते हैं। तो ये जो है इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश, जिसने अब जो है जो दिल्ली सल्तनत का अस्थाई जो है इसे शासक माना जाता है, जिसने अस्थाई रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संस्थापक, इसी ने इक्ता प्रथा की व्यवस्था की थी। तो प्रश्न आपके दिमाग में इक्ता प्रथा को उल्लेख करके होगी। तो इक्ता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य में दूरस्थ भागों को लेकर के हुआ करता था। ठीक, आगे चलते हैं। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर। आप ही आंसर देंगे, हम नहीं। तो आप जानते हैं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसको फतेहपुर सिकरी में तैयार करवाया था, बुलंद दरवाज़ा। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो ये व्यवस्था जो है औरंगजेब के समय में शुरू हुई थी, मनसबदारी व्यवस्था। सॉरी, माफ़ करिएगा, अकबर के समय में। किसके समय में? अकबर के समय में। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों से अच्छे संबंध, इस्लाम का शुद्धिकरण, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, सामाजिक सुधारों का विरोध। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज से अच्छे संबंध। तो बहावी आंदोलन जो कि आप जाने आंदोलन है, एक विरोध जताता है, तो यह इस्लाम के शुद्धिकरण के लिए करके था। किससे था? इस्लाम का शुद्धिकरण। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि किस लिए जानी जाती है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु,
गांधी इरविन समझौता हेतु, जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। तो आप बताइएगा। तो ये जो है 12 मार्च 1930, जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और 6 अप्रैल को मुट्ठी से नमक उठाया। तो ये महात्मा गांधी के दांडी मार्च से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी बन गया है? तो ये बहुत बार पूछा गया। बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। किसे मानते हैं हम लोग? यूकेलिप्टस। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, खासी, संथाल, थारू। तो ये जो है संथाल जनजाति इससे संबंधित है। कौन सा? संथाल, जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड या पूर्व द्रविड़ जिसे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि ये मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? आगा खां, अजमल खां, हसन इमाम, मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने किया था भाई? तो ये जो अजमल खां थे, उन्होंने गांधी जी को आगाह किया था। तो जिन्हें हम लोग बोलते हैं हाकिम अजमल खां। सन 1920 में जब गांधी जी को उन्होंने इस तरह का चेतावनी दी थी, या इस तरह से उन्होंने क्या कहा था, सावधान किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इनमें से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? उसका नाम क्या था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन इंडियन ओपिनियन। तो जो इंडियन ओपिनियन है गांधी जी की प्रसिद्ध पत्रिका रही है, और इसका जो प्रकाशन है 1903 में अब दक्षिण अफ्रीका में होता था। तो यह एक साप्ताहिक मैगजीन हुआ करती थी। कैसे? साप्ताहिक मैगजीन। कहाँ से प्रकाशित? दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, मिजोरम से। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो आप बताइएगा किसकी नहीं मिलती है? मेघालय की मिलती है? बिल्कुल मिलती है। त्रिपुरा की मिलती है? मिलती है। क्या मिजोरम की मिलती है? मणिपुर के क्या मिलती है? मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो मणिपुर की सीमा से नहीं मिलती है। आप मैप से देख सकते हैं। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कथन है, कारण विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। क्योंकि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, क्योंकि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। क्या दोनों कथन एक व्याख्या कर पा रहे हैं? दोनों कथन क्या एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं? कह सकते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, और ये भी सही है कि विकासशील देशों में इसे एक नगरीकरण, जहाँ नगरीकरण होता है वहाँ औद्योगिकरण, और जहाँ औद्योगिकरण होता है वहाँ नगरीकरण, ये एक दोनों दूसरों का सहसंबंध स्कीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है, या किसका पता किया जाता है? मधुमक्खी, बर्रे, तितली, पतंगा। तो मधुमक्खियों का प्रयोग जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। तो ये शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज। नेचुरल शुगर है ये ग्लूकोज। बहुत ही प्रकृति का एक बेहतर उत्पाद है। जब चीनी नहीं बनाना सीखा था हम लोगों ने, तब इस मिलता था। तो इसके जो प्रमुख घटक हैं, शर्करा है, द्राक्षा शर्करा है, जल है, गन्ने की चीनी। तो इसमें फल शर्करा जो है सबसे ज़्यादा उसमें मीठी होती है, उसके बाद जो है द्राक्षा शर्करा होती है, लेकिन इसमें भरपूर रूप में हमें ग्लूकोज मिलता है। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? अगला प्रश्न कर रहा है,
जीनोम चित्रण का संबंध किसे? रक्त के वर्गीकरण से, जीन्स के चित्रण से, स्नायु केंद्रों के चित्रण से, मस्तिष्क के चित्रण से। तो इसका अगर बात करें आपसे, तो ये जो है जीनोम चित्रण जो कि जीन्स के चित्रण से संबंधित है। किसके? जीन के। जीन जो वनस्पतियों के या जीवों के डीएनए जीन के जो गुणसूत्र हैं उनकी स्थिति ज्ञात करता है। डीएनए का जीवन आधार इससे ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं पड़ से, क्रोमियम से, सिलिकॉन से, स्वर्ण से। तो ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किससे बनाते हैं हम लोग? सिलिकॉन से। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जी जहांगीर भाभा, डॉक्टर राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो जो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं ये अणुबम के विकास से संबंधित है, जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है कैंसर की चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में। तो ये जो है हम लोग आँख की चिकित्सा में इस तकनीकी का प्रयोग करते हैं ऑपरेशन करने हेतु। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त हेलान 1211 और नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस विकल्प के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका ओजोन परत के निम्नीकरण से कोई संबंध नहीं है। बाकी जितने भी शीतलक यंत्रों में जो क्लोरोफ्लोरो का प्रयोग करते हैं और विलायक रूप में जो मेथिल क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं और अग्निशमन में प्रयुक्त हेलान का जो प्रयोग करते हैं, ये सभी जो ओजोन परत के क्षरण के लिए, निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शुक्राचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आप जान रहे हैं कि पतंजलि का प्रचार खूब होता है, बाबा रामदेव करते रहते हैं। तो योग भी करते हैं और पतंजलि कंपनी भी चलाते हैं। तो योग और पतंजलि का बेहतर संबंध है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो ये जो है सीतापुर से रिलेटेड है। किस? सीतापुर से। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, उर्जयंत्र। तो इन्हें हम लोग भास्कर को जानते हैं बीजगणित में योगदान के लिए। तो मित्रों आपको बता दूं कि ये श्रृंखला जो चल रही है आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए चल रही है और आपको देखना पूरा है, व्याख्या सहित सारी बातें बताई जा रही हैं। कोई भी समस्या हो रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं और इसको शेयर करना नहीं भूलना है। ये ध्यान रहे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जिससे आपके जो भाई बंधु हैं, जो मित्रगण हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। एक बेहतर पहल है। कैसी पहल है ये तो आप ही बता सकते हैं, अब मैं अपने मुँह से क्या कहूँ। फिलहाल इतना तो सॉलिड है कि आपके एग्ज़ाम से लेकर के जो प्रश्न बनने संभावित हैं उन प्रश्नों को हम समाहित कर रहे हैं और करंट अफेयर्स की श्रृंखला को भी हम सुबह जो दे रहे हैं, अब उसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों को हम शामिल करने का प्रयास हमारा जारी है। उसको भी जल्द से जल्द हम शामिल करेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, उसके प्रधानमंत्री, तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के राजा ना। तब आंसर इसका जानते हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। ठीक। असम हिमालय का विस्तार है। सतलुज व काली नदी के बीच, काली व तीस्ता नदी के बीच, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच, उपयुक्त में से कोई नहीं। असम हिमालय की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा।
तो ये काली और तीस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसी को हम लोग बोलते हैं हिमालय का, असम हिमालय का क्षेत्र। क्या बोलते हैं? असम हिमालय का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेध शिखर, ऊर्ज यंत्र। तो ये जो है आपका है समेध शिखर। क्या है? समेध शिखर। आइए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, दर्शन पर, विधि पर, यर्षण पर। तो ये जो है दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और वेदों की, पुराणों की समीक्षा की गई है। तो ये दार्शनिक चीज़ें हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। लुम्बिनी में। जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार और भारत बांग्लादेश के मध्य बस सेवा प्रारंभ करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत पुरानी स्कीम है, हालांकि अब इस तरह के प्रश्न नहीं आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर, देवाशरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। तो आप बताइएगा कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है श्रृंगवेरपुर फैजाबाद सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न ये भी है, तो ये कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? ये कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी, श्रृंगवेरपुर कौशाम्बी। तो ये फैजाबाद आपका नहीं होगा, अर्थात आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, बाबू शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी। जिसमें देखा जाए तो महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं है। महात्मा जी का नाम भले ही जुड़ा है, उनके नाम पर है, लेकिन ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो कहाँ मिलता है? झांसी में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है सूरत, कोटा, मंगलौर, इलाहाबाद। ये जो है कोटा शहर है, कि राजस्थान का शहर कोटा। निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ मूसी, आगरा फुर्सतगंज। ये सुमेलित नहीं है। कौन सा? आगरा। तो फुर्सतगंज रायबरेली में है, ना कि आगरा में। तो आगरा में जो हवाई अड्डा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? खिरिया हवाई अड्डा। क्या बोलते हैं? खिरिया हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली सकिंसा। इसमें जो है जो 88,000 ऋषियों की तपस्थली सकिंसा, ये गलत है। प्रश्न ये है ना कि यह है कहाँ पर? तो ये नैमिषारण्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान उत्पाद है लखीमपुर खीरी, नक्काशीदार कास्ट शिल्प, खुर्जा मृतिक शिल्प, मेरठ से खेलकूद के सामान, जलसेज से ढलवा घंटियाँ। तो इसमें जो है लखीमपुर खीरी से नक्काशीदार कास्ट शिल्प, ये सुमेलित नहीं है। तो नक्काशीदार कास्ट फिर कहाँ संबंधित है? ये सहारनपुर से है, मानपुरी, बिजनौर, इन सब क्षेत्रों से स्थित है। ठीक, सहारनपुर बनता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ कहाँ पर की गई है? तो ये जो है कहाँ पर है? लखनऊ में। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण, धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा संचरण है भाई? ये है निर्माण धनात्मक संचरण। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं कंदरा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, भ्रंश घाटी। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत। इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत के नाम से जानते हैं। आगे है प्रश्न आपका, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है पर्वतीय यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, कुछ यूरोप और एशिया में। तो ये जो है यूरोप और एशिया के मध्य में स्थित है कैस्पियन सागर आपका। अजंता के प्राचीनतम चित्रकाल हैं पहली शताब्दी के, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के। तो ये कब के हैं? पहली शताब्दी ईसा पूर्व के ये चित्रकारी हैं। कहाँ की? अजंता की। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट, आपका टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आपने दिया है, इसका हल भी आप देख लिए हैं। तो ये कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं मित्रों, और शेयर करना भी ना भूलें। आपके लिए बहुत ही विषम परिस्थितियों में मेहनत किया जा रहा है, तो आप इस परिश्रम को, इस मेहनत को सार्थक बनाइए। ये आपका भविष्य से जुड़ा हुआ है, आपके लिए है, आपकी सेवा में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।